गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 बड़ा छोटा सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहां से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो चैप्टर है वो पीछे जो हम लोगों के 7 चैप्टर्स हो चुके हैं और आगे जो चैप्टर्स हम लोगों के होने हैं ऑप्टिक्स ऑनवर्ड, उनके बीच का एक तरीके से ब्रिज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ये बात हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ये बात हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। जो टेंटेटिव ड्यूरेशन है वो 4 पीरियड्स की है, यानी 4 क्लासों में ये हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। सीबीएसई में इसकी वेटेज है 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों को इसमें से मिलता है। आप क्वेश्चन की पैटर्न अलग अलग हो सकती है, 1 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स हो सकती है, या 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन भी बिल्कुल सेट है, आसान क्वेश्चन बनता होता है तो कैरेक्टरिस्टिक पे आता है, और थोड़ा मुश्किल होता है तो नो डाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोडक्शन या नेचर के ऊपर आता है। और थोड़ा ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोडक्शन या इक्वेशन को लेकर के यहाँ एक न्यूमेरिकल छोटा सा बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। सिलेबस की बात करें तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिलता है बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट्स। डिस्प्लेसमेंट करंट्स क्या होती हैं, इनका आइडिया हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, एज वेल एज इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इनकी ट्रांसवर्स नेचर से हम लोग क्या समझते हैं। ट्रांसवर्स नेचर में हमारे सिलेबस में सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया है, यानी प्रूफ की हम लोगों को जरूरत नहीं है। जो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के बेसिस पे न्यूमेरिकल भी हम लोगों को मिल सकता है और नॉर्मल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी मिल सकता है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, नो डाउट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में अरेंज कर देते हैं, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी सारा स्पेक्ट्रम हमारे सिलेबस में नहीं है, ये पीछे कुछ दिनों से ही कम हुआ है। इसमें बेसिकली हम लोगों को रेडियो वेव्स के बारे में पढ़ना है, माइक्रोवेव्स के बारे में पढ़ना है, इंफ्रारेड रेडिएशंस के बारे में पढ़ना है, विजिबल रीजन के बारे में पढ़ना है, अल्ट्रावायलेट एज वेल एज एक्सरे गामा रेज के बारे में पढ़ना है। बाकी की जो छोटी छोटी हमारे और कॉन्सेप्ट बच जाते हैं उनको हम लोग यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशन। जब हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो डिफरेंट वे हम किस तरीके से माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंफ्रारेड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस जगह पे हम लोग इनको अपने डेली बिहेवियर में देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों को इस सिलेबस के अंदर पढ़ना होगा। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट छोटी सी है तो इस पे प्रैक्टिकल और एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो कुछ खास बनता नहीं है। बाकी टॉपिक तो फिजिक्स का कोई भी हो, किसी के ऊपर भी हम लोग एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट की बात कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं। हालांकि ये जो चैप्टर है छोटा सा है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस जो है, जो बच्चे आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या सिर्फ कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा है। यहीं से शुरुआत होती है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं बात करना चाहूंगा कंटेंट को लेकर के। तो पहला टॉपिक है मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। डियर स्टूडेंट्स, मैक्सवेल ने जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कांसेप्ट दिया उसके पीछे रीजन क्या था, पहले हम लोगों को ये थोड़ा सा देखना होगा। बेसिकली जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है, ये हम लोगों ने यहाँ पे दे भी रखा है। एम्पियर का सर्किटल लॉ जो है उसका फेलियर कहीं ना कहीं है, ये हमारा फेल हो जाता है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में, इसलिए मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट आया। मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट्स का कॉन्सेप्ट देकर के ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ था इसको करेक्ट करने की कोशिश की। अब ये कहां फेल होता है, कैसे फेल होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है, ये बात मैं डिस्कस करता हूं। देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ बेसिकली फ्लो होने वाले करंट और मैग्नेटिक फील्ड को इंटर रिलेट करता है। वो ये कहता है कि कोई भी, मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके चारों तरफ जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो होगा, वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर होगा। यानी कहीं ना कहीं ये कंटिन्यूटी को शो करता है। अब ये कंटिन्यूटी हमारी फेल हो जाती है, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ फेल हो जाता है किसके केस में, कैपेसिटर के केस में।
डियर स्टूडेंट्स देखिए कैपेसिटर के केस में कैसे फेल होता है। मान लीजिए ये मेरे पास में यहाँ क्या है, कोई एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के साथ में मैंने यहाँ एक ये डीसी सोर्स लगा दिया। अब डियर स्टूडेंट्स देखिए, नो डाउट यहां से कोई भी करंट मेरा शुरू होता है और इस पाथ के थ्रू जाता है और वापस यहीं पे आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेरे यहां से निकले। अब कंफ्यूज मत हो जाना, बिगिनिंग से हम लोग इसी बात को करते आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकले और इस पूरे पाथ को कंप्लीट करते हुए यहां पे आ गए। कंपैरेटिवली हायर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स निकले थे, लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स आकर के बैटरी में मिल गए। अब डियर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो करंट चूंकि फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की मेरी कंटीन्यूअस फ्लो है, तो मैं इसे कंटीन्यूअस सर्किट कह सकता हूं, लेकिन ये कंटीन्यूअस तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंडक्शन की करंट यहां तक फ्लो करती है या फिर यहां तक फ्लो करती है। यहां कैपेसिटर के बीच में तो कंडक्शन है ही नहीं। जब कैपेसिटर के बीच में कंडक्शन नहीं है तो कहीं ना कहीं जो मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्लोज इंडिकेशन की बात ही नहीं होती, कंटीन्यूअस करंट की बात ही नहीं होती। तो इस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए, इनकंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने अपना सुझाव दिया और मैक्सवेल ने कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट करंट्स का बेस रखा, कॉन्सेप्ट रखा। डियर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं ये जरा देखिए। शुरुआत ही यहां से होती है, इनकंसिस्टेंस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या इनकंसिस्टेंसी है, ये बात मैंने अभी आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दी कि कैपेसिटर के अंदर करंट्स मेरी कंटीन्यूअस नहीं होती, इसके बावजूद करंट फ्लो करती हैं, यानी एम्पियर सर्किटल लॉ मेरा नहीं लग सकता क्योंकि ये कंटीन्यूअस नहीं है, फिर भी करंट फ्लो करती हैं, तो ये इनकंसिस्टेंसी है। According to Ampere's circuital law, the line integral of the magnetic field B along any closed loop। अब देखिए क्लोज लूप क्या है, मैंने यहां से शुरू किया था और यहीं आके खत्म किया, तो दैट इज क्लोज लूप। किसके लिए? करंट के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स अब चूंकि यहां क्लोज लूप बन ही नहीं रहा, कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर इंडक्शन होता है, सब लोग जानते हैं, तो ये वाला लॉ मेरा फेल हो जाता है। एम्पियर सर्किटल लॉ मेरा यहां फुलफिल नहीं करता, इसी को मैंने कहा है इनकंसिस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स अब हम आगे की बात करना चाहेंगे, तो आगे इसी चीज को थोड़ा सा और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, डिफरेंट डायग्राम लेकर के शो कर रखा है। उसको कैसे लिखना है एग्जाम में, ये बात भी हमें यहाँ देखनी होगी। ये दो डायग्राम जरा हम लोग आराम से देखने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स जरा देखिए, वो ये कहना चाहता है कि भाई देखो यहां तक तो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ लग रहा है, यहां भी एम्पियर सर्किटल लॉ लग रहा है, लेकिन ये C2 रीजन है, दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच का जो रीजन है C2, यहां पे तो इनकंसिस्टेंसी है, यहां पे तो एम्पियर सर्किटल लग ही नहीं सकता। इस बात को वो यहां पे कह रहा है। तो C1 की बात करता है, यहां तक की बात करता है तो म्यू नॉट आई कहता है, लेकिन जब C2 की बात करेगा तो इसको क्या कहेगा? जीरो कहेगा। क्यों जीरो कहेगा? क्योंकि वहां पे कंडक्शन है ही नहीं, करंट है ही नहीं। जब करंट है ही नहीं तो कहीं ना कहीं एम्पियर सर्किटल लॉ फेल हो गया। ये देखिए C2 BDL इक्वल्स टू 0, यानी ये वाला जो रीजन है, C2 वाला रीजन है, यहां पे करंट ना होने की वजह से एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हो गया? फेल हो गया। लेकिन मैं क्या देखता हूं? मैं तो देखता हूं भैया करंट तो फ्लो करती है, बेशक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए करती है, जब तक ये कैपेसिटर फुल चार्ज होता है या फुल डिस्चार्ज होता है तब तक करती है, लेकिन करंट तो फ्लो करती है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ तो मेरा नहीं लग पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? कि C2 जो रीजन है इसके अंदर कंडक्शन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसी चीज को उन्होंने पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया? मैक्सवेल ने पकड़ लिया। और कहीं ना कहीं दोनों इक्वेशन को लेकर के अगर हम बात करें तो करंट हमारी जीरो होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, करंट तो फ्लो करती है। अब देखिए मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन दिया। मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या मॉडिफिकेशन दिया? मैक्सवेल सिंपल सी बात कहते हैं, ये कहते हैं कि कैपेसिटर के अंदर वाला जो रीजन है, कैपेसिटर के अंदर वाला जो क्षेत्र है, वहां पर जो फ्लो होने वाली करंट्स हैं वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब देखिए ये यहां से मैंने यहां पे दिया, तो यहां से शुरू हुआ यहां तक कंडक्शन करंट, यहां से शुरू हुआ यहां तक कंडक्शन करंट, लेकिन ये जो बीच वाला रीजन है, कैपेसिटर के अंदर वाला रीजन है, यहां पे जो करंट फ्लो हो रही है, इनको क्या कहा उसने? डिस्प्लेसमेंट करंट कहा। अब क्यों कहा, कैसे कहा, देखिए displacement currents to modify Ampere's law, Maxwell's followed a symmetry consideration by Faraday's law, a changing magnetic field। फैराडे ने जो कॉन्सेप्ट दिया था चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो कहते हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पे होगा वो कहीं ना कहीं करंट को कॉज करेगा,
और जो करंट होंगी उनको मैं नाम दे रहा हूं क्या, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन यहां आगे दे रखी है, क्या दे रखी है, इज दैट करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू द कंडक्शन करंट। ध्यान रहिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, आईडी से डिनोट करता हूं, ये इन एडिशन टू कंडक्शन करंट है। कंडक्शन करंट रिमेनिंग सर्किट के अंदर हमारी फ्लो कर रही है, तो वो क्या कहता है, is that current which comes into existence in addition to conduction currents whenever the electric field and hence the electric flux changes with time। ये कब एग्जिस्टेंस में आएंगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज होगा। फैक्ट है, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ साथ चेंज होता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे वो कहता है टू मेंटेन द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। अब ये जो कॉन्सेप्ट आया डिस्प्लेसमेंट करंट का, डेफिनेशन में क्या आया, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू कंडक्शन करंट। यहां तक तो बात हो रही है उसमें, whenever the electric field has electric flux changes with time। ये कब आती है इफेक्ट में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ साथ चेंज होता है। ठीक है, अब ये जो मेरी दो लाइनें हैं कि भैया जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करेगी, तो यहीं से मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आना चाहिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट की जो डायमेंशंस है, नॉर्मल करंट वाली डायमेंशंस होंगी, तो उन डायमेंशंस के प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को वैलिड कराने के लिए कुछ यहां पे कांस्टेंट्स हम लोगों को और कंसीडरेशन में लेने होते हैं। तो हमने लिखा टू मेंटेन द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी द डिस्प्लेसमेंट करंट इज गिवन द फॉर्म, यानी फॉर्मूला जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या है, वो है सिंपल सा ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d phi e over dt। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि कैपेसिटर के अंदर फ्लो होने वाली जो डिस्प्लेसमेंट करंट्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिखता हूं ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट d phi e over dt। मैंने एप्सिलॉन नॉट से इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि भैया राइट हैंड साइड की जो डायमेंशंस हैं वो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस के बराबर बनी रहे। अब डियर स्टूडेंट, जहां तक phi e की बात है, तो phi e क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स है। मैं इसको लिख सकता हूं d साथ में e इंटू a। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि जी मैं तो यहाँ पे cos थीटा भी लगाऊंगा, बिल्कुल लगाओ, लेकिन मैं मैक्सिमम के लिए कंसीडरेशन में ले रहा हूं। तो दैट इज एप्सिलॉन नॉट dEA ओवर dt। तो ये मेरे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट करंट्स का कॉन्सेप्ट आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब टोटल करंट की बात करें तो टोटल करंट इस सर्किट में से जो फ्लो होगी वो क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, वो IC और ID दोनों होंगी। अब वो कहता है कि टोटल करंट I इक्वल्स टू IC प्लस ID। IC की वैल्यू मैंने नहीं डाली, मैंने जो ID की वैल्यू थी वो डाल दी। ध्यान रहे, ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी हम लोगों ने कैपेसिटर के अंदर जो वैक्यूम है उसको कंसीडर करते हुए एप्सिलॉन नॉट का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर यहां पे कोई डाइलेक्ट्रिक फ्लक्स लगा हुआ है तो एप्सिलॉन m हम लोगों को यूज करना होगा। या थोड़ा सा और रिकॉल करें तो एप्सिलॉन m इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन r या एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K। तो ये हमें यूज करना होगा अगर हमने किसी कैपेसिटर के अंदर कोई मटेरियल फील्ड कर रखा है तो। अब डियर स्टूडेंट्स, मजेदार सी बात और आती है। देखिए IC और ID जो है वो कैसी है, सीरीज में। मेरे को सर्किट में दिख रहा है जहां से मैंने इनकंसिस्टेंसी देखी है, जहां से इनका एक तरीके से ओरिजिन हुआ है किसका, डिस्प्लेसमेंट करंट्स का। तो मैं क्या देख पा रहा हूं कि दे बोथ आर इन सीरीज। इसका मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ IC मस्ट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ID। भाई बात तो एक ही मिल रहा है, एक ही मिल रहा है तो सेम करंट फ्लो करेगी। तो अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि साहब IC और ID दोनों को ऐड करेंगे तो जो करंट है वो कुछ ज्यादा हो जाएगी। नेवर, फ्लो होने वाली करंट उतनी ही होगी, लेकिन जो टोटल फ्लो होने वाली करंट है वो IC एज वेल एज ID दोनों की हेल्प से है। तो कैपेसिटर के बाहर कौन सी करंट फ्लो कर रही है,
कंडक्शन करंट फ्लो कर रही है, और कैपेसिटर के अंदर कौन सी करंट फ्लो कर रही है? डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो कर रही है। और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी। फाई ई की वैल्यू डाली तो ई इंटू ए, इसमें कॉस फाई थीटा भी कोई लगा सकता है, तो जरूरत नहीं है, हम लोग यहीं पे इसको छोड़ देते हैं। तो हेंस द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। बच्चे, जैसे ही मेरा करंट का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ तो मैं अब क्या करता हूं, जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है उसको मॉडिफाई भी कर देता हूं। मैं नहीं कर रहा, किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। मैंने तो पढ़ा था और आपको पढ़ा भी रहा हूं, सिंपल। तो देखिए, हेंस द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एम्पियर्स लॉ VDL इक्वल्स टू IC प्लस ID। तो दैट इज द कांसेप्ट डियर स्टूडेंट्स। इस तरीके से अगेन हमने उसी फॉर्मूले को लिख दिया, I इक्वल्स टू IC प्लस ID इक्वल्स टू IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d फाई ओवर dt। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं आपको एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, जो आईडी यानी डिस्प्लेसमेंट करंट है उसका कॉन्सेप्ट सिर्फ कंटिन्यूटी को शो करने के लिए है। आप ये सोचे हैं कि कंडक्शन करंट में कुछ जोड़ने के बाद हमें टोटल करंट मिल रही है, ऐसा नहीं है। कंडक्शन करंट के मैग्नीट्यूड के बराबर ही है डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों मिलकर के सर्किट की कंटिन्यूटी को डिफाइन करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी की। अब इसमें कुछ पॉइंट्स के अंदर हम लोगों ने कुछ चीजें और दे रखी हैं, जरा इनको भी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या है पहले पॉइंट में? डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट व्हेनेवर देयर इज ए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होगा तभी डिस्प्लेसमेंट करंट होंगी। फर्दर मैं उसी डायग्राम पे आ जाता हूं। मैंने यहां डीसी सोर्स लिया, डीसी सोर्स लिया, यहां से आईसी फ्लो किया, यहां पे आईडी फ्लो किया, लेकिन कब तक? जब तक कि यहां पे मेरा वेरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स है। डियर स्टूडेंट, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगी। सिंपल सी बात है। जैसे ही ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है उसके बाद तो इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स मेरा कांस्टेंट हो जाता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है तो अब इसके अंदर से डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो नहीं करेगी, यानी डीसी लगाने पर, कैपेसिटर फुल चार्ज होने पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट्स हैं वो जीरो हो जाती हैं। और जैसा हम देख रहे हैं, टोटल करंट क्या है? IC प्लस ID है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ID मेरी जीरो हो गई तो टोटल करंट भी जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, कैपेसिटर के अंदर से कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कि भैया कब तक फ्लो करती हैं और क्यों फ्लो करती हैं। अब आगे क्या कहते हैं? वो कहते हैं अनलाइक कंडक्शन करंट्स इट डज नॉट एग्जिस्ट अंडर स्टेडी कंडीशंस। जो कंडक्शन करंट होती हैं वो नो डाउट कहीं ना कहीं फ्लो करती रहती हैं स्टैटिक कंडीशंस में भी, स्टैटिक या स्टेडी कंडीशंस में भी, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स के वेरिएशन के बंद होने के जस्ट आफ्टर डिस्प्लेसमेंट करंट्स क्या हो जाती हैं? जीरो हो जाती हैं। एग्जैक्टली, डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट करंट, ये सिर्फ एक एड ऑन है जो कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पे दिया जाता है या समझाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करें तो सेम थिंग हमने यहां पे बता रखी है, as it produces magnetic field so it is called a current। अब वेरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स होगा तो वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट भी प्रोड्यूस होगी। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड पार्ट हमारा कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ displacement of charge from one capacitor plate to other। देखिए, यहां हम लोगों ने कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट करंट को फ्लक्स के टर्म्स में ना बता करके, फील्ड के टर्म्स में ना बता करके, चार्ज के टर्म्स में बताने की बात की। कैसे? देखिए जरा, मान लीजिए ये मेरे पास कैपेसिटर है और अगेन मैंने इसको डीसी सोर्स के साथ में कनेक्ट किया। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं तो यहां पे चार्ज का चेंज होता है। चार्ज का क्या होता है? चेंज होता है। जिस चीज को हमने क्या कर रखा है? द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज। एक प्लेट से डिस्प्लेस होकर के चार्ज कहां जाता है? दूसरी पे जाता है। कैसे जाता है? इंडक्शन की हेल्प से जाता है। तो उसी को मैं क्या कहता हूं? डिस्प्लेसमेंट करंट कहता हूं।
आगे कहते हैं फोर्थ पॉइंट में, टुगेदर विद द कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। यानी जो कंडक्शन करंट है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये दोनों जब एक साथ मिल जाती हैं, किसके केस में? कैपेसिटर के केस में, तभी कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी को ये क्या कर सकती हैं? एक्सप्लेन कर सकती हैं, तभी ये फुलफिल कर सकती हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट्स के बाद में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या इलेक्ट्रो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक स्टैंड फॉर मैग्नेटिज्म, वेव्स स्टैंड फॉर ए कंटीन्यूअस डिस्टरबेंस। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के अंदर अगर कंटीन्यूअस वेरिएशंस हैं, एनर्जी प्रोपेगेशन ये मिलकर के कर सकते हैं, तो दे विल बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में कहना चाहूं तो डियर स्टूडेंट्स क्या कह सकता हूं? ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज सोर्स ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर टाइम के साथ साथ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मेरा वेरी करता है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरा वेरी करता है टाइम के साथ साथ तो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यानी एक दूसरे के वेरिएशन से एक दूसरे प्रोड्यूस होते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करना चाहूं तो इट्स सो सिंपल। An electromagnetic wave is a wave radiated by accelerated charge and which propagate through space as coupled electric and magnetic field. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी? वो प्रोड्यूस होगी किसी भी एक्सेलरेटेड चार्ज की वजह से। मान लीजिए कोई चार्ज है, अब ये अगर एक्सेलरेटेड है, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो ऐसी स्थिति में यहां से मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों ही प्रोपेगेट होंगे। और जब दोनों प्रोपेगेट होंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन भी करेंगे। जब एनर्जी का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो इसी को मैं कहूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन मैंने दिया था अपने टेस्ट में जिसमें आपको कंफ्यूजिंग लगा था थोड़ा सा। क्या था कि एक स्टेशनरी चार्ज है, दूसरा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला चार्ज है, तीसरा एक्सेलरेटेड चार्ज है। तो भैया ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा और ये क्या बनाएगा? तो डियर स्टूडेंट्स, जब स्टेशनरी चार्ज होता है, वेलोसिटी जीरो होती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट करता है। लेकिन जब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला कोई चार्ज है जिसमें v मेरा जीरो के बराबर नहीं है, तो इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर कोई चार्ज वेरिंग वेलोसिटी के साथ में है, एक्सेलरेटेड मोशन के साथ में है, देन इट विल propagate electrostatic field as well as magnetic field and be termed as it is propagating electromagnetic wave. तो डियर स्टूडेंट्स, इस पैराग्राफ के अंदर यही बात समझाने की कोशिश की गई है। इसका एब्स्ट्रैक्ट आगे है, दिस मीन्स दैट द चार्ज इन आइदर फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रोड्यूसेस द अदर फील्ड। कोई भी अगर मेरे पास चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ट्रेवल करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, या अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज है तो निश्चित रूप से उससे इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे या सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डियर स्टूडेंट्स, इसी को और थोड़ा आगे हमने एलोबरेट किया तो लिखा है these variations in electric and magnetic field occur in mutually perpendicular directions। अब यहां एक खास बात और बताई
कि अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो करेगा, लेकिन ये दोनों फील्ड भी आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके परपेंडिकुलर दूसरी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। इसको हमने कहा द वेरिएशंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अकर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये प्रोड्यूस होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इस बात को हम लोगों ने कंसोलिडेट किया और एक सेंटेंस के अंदर मेंशन कर दिया। क्या कह दिया? हमने कह दिया एन एक्सेलरेटिंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज है तो वो सोर्स होगा। किसका सोर्स होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होगा। बात छोटी सी है, लेकिन कहां से निकल के आए? अब देखिए, कैपेसिटर के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट थी, वहां चार्ज मेरा एक्सेलरेटिंग मोशन में था, वहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे और हम कंसोलिडेट करें। ए स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, पहली बात जो मैंने आपको अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। While a charge in uniform motion produce magnetic field, अगर कोई चार्ज मेरा यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। That does not change with time. Thus, neither stationary charge nor charge in uniform motion can produce electromagnetic wave. यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने के लिए तो एक्सेलरेटेड चार्ज ही होना चाहिए। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपेगेशन की बात हम लोग करें, वेलोसिटी की बात करें, तो यहां से पता कर सकते हैं ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ सोर्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, यहां से मेरे पास टाइम वेरिंग फील्ड की बात मैं कर रहा हूं, यानी एक्सेलरेटेड चार्ज की बात कर रहा हूं। तो देखेंगे इस डायग्राम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेक्टर को हमने रेड कलर से शो किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोगों ने ब्लैक कलर से यूज किया हुआ है। दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इनका जो प्रोपेगेशन है वो निश्चित रूप से जो दो एक्सिस हमने ऑक्युपाई कर लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड में, उन दोनों के ही क्या है? परपेंडिकुलर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हमने दिया E is equals to EYJ equals to E naught sin kx minus omega t j, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसकी इक्वेशन दे दी, कहां है? J एक्सिस यानी y एक्सिस पे है। इसको मैं और थोड़ा एलोबरेट करता हूं, k की वैल्यू मैं डाल करके इसको लेकर के आता हूं, जो मेरे पास वेव नंबर का कॉन्सेप्ट था उसके मैं डालता हूं। तो ये तीनों ही फॉर्म जो है एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? सेम है। ये फॉर्म्स कहां से आती हैं? जो हम लोगों ने वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा था 11th में, वहां से आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, वेव नंबर का कॉन्सेप्ट यहां दे दिया, k equals to 2 pi over lambda का या whatever, so 1 over lambda का is the propagation constant of the wave and angular frequency यहां पे हमने 2 pi u डिस्कस कर दी। तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट था वो हमने y एक्सिस पे दे दिया। अब मान लीजिए z एक्सिस की मैं बात करता हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लियरली Ex Ez equals to 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मैंने y एक्सिस पे ले रखा है, तो ना तो x एक्सिस पे होगा ना तो z एक्सिस पे होगा। इसी तरह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूंगा तो एक एक्सिस Ey मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को दे दिया, तो Ey को छोड़ करके या तो Ez पर या तो z एक्सिस पर या तो x एक्सिस पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे कहा B equals to dz के, यानी z एक्सिस पे ले लिया। इसकी इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे प्लेस कर दी। सेम कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने जो हमारा वेव नंबर का कॉन्सेप्ट है या वेव प्रोपेगेशन कॉन्सेप्ट कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट है, तीनों तरीके से यहाँ पे इक्वेशन आपको दिखा दी। अब चूंकि मैग्नेटिक फील्ड मेरा z एक्सिस पे है, तो ये ना तो x एक्सिस पे होगा ना तो y एक्सिस पे होगा। इस बात को हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। Dear students, here E naught, B naught are the amplitudes of the electric field. E and B are the instantaneous values. ये बात कोई नई नहीं है, बहुत दिनों से हम लोग इसको पढ़ते चले आ रहे हैं। The magnitude of E and B are related as E by B equals to C.
ये बहुत ही काम की चीज है, बड़े मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। हमने दोनों इक्वेशंस को तो पढ़ लिया, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, उनका अगर मैं रेशियो लेता हूं तो एक कांस्टेंट के बराबर आता है, और ये कांस्टेंट ही है वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों वैक्यूम में है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट भी मेरा वैक्यूम के अंदर ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखने का तरीका देखिए, ई आता है अल्फाबेट्स में 5वें नंबर पे, बी आता है दूसरे नंबर पे, और सी आता है तीसरे नंबर पे। तो याद करने के लिए कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ये कोई मैं लॉजिक नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं। ई अल्फाबेट्स में आता है 5वें नंबर पे, बी आता है दूसरे नंबर पे, और सी आता है तीसरे नंबर पे। तो 5/2 = 3। अब आप इसमें भूलेंगे नहीं, गलती नहीं करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर आप डाल दें इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एज वेल एज इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी, तो आपको सी जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू मिलती है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द कॉन्सेप्ट। अब देखिए म्यू नॉट की वैल्यू यहां पे अलग से रखी है, आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों, कई बार वो इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी या मैग्नेटिक परमिटिविटी की यूनिट ही आपसे डिस्कस कर लेता है या डायमेंशंस डिस्कस कर लेता है। डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, किस लेवल का क्वेश्चन उसको बनाना है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको आनी चाहिए। तो यहां से हम लोगों ने निकाला, और वेलोसिटी ऑफ लाइट को निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो यही है c = 1/√ε0 μ0। आई होप सो ये क्लियर हो गया ऑडियो स्टूडेंट्स। व्हिच इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हमने यहां पे एक्सप्लेन किया। अब अगर कोई मीडियम है तो उस मीडियम में हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करेंगे, 1/ε और म्यू लेके आएंगे। इसको हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ k डाल दिया। स्टूडेंट्स अगेन नथिंग इज न्यू, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? याद कीजिए, आप यहां से पढ़ के आए हैं एप्सिलॉन m = एप्सिलॉन, जल्दी बोलो, नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन r, या एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल K। बिल्कुल इसी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा है, लेकिन ये एप्सिलॉन m है, पर्टिकुलर मीडियम का है। म्यू लिखा है ये, लेकिन म्यू m है, तो नोटेशन है, अलग अलग हो सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके टर्म्स में हम लोग डाल सकते हैं, यहां से जो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट की वैल्यू थी उसको c डाल दिया, तो c/k म्यू r हम लोग रिलेटिव परमिएबिलिटी के टर्म्स में भी इसको डाल के दे सकते हैं। अब जो ट्रांसवर्स नेचर वाला कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के ये डायग्राम है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, और आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करना चाहेंगे। क्वेश्चन पे ये बड़ा मजेदार सा केस है, क्या है कि भैया जहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, और जहां वेलोसिटी है किसकी? प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वहां पे ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है और ना तो मैग्नेटिक फील्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स जरा देखें मजेदार सी बात, क्या जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, अच्छा एक बार फिगर देखते हैं हम लोग। Ex जो है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, तो नो डाउट जो Ex है यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो yz प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ये वाला प्लेन क्या है? yz प्लेन है, तो yz प्लेन के परपेंडिकुलर होगा क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को हम लोगों ने लिया हुआ है x एक्सिस के अलोंग। बिल्कुल इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं ले लेता हूं y एक्सिस के अलोंग, तो वो xz प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब तीसरा बचा मेरे पास में z एक्सिस, तो z एक्सिस के थ्रू मैं ले लेता हूं मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस डायग्राम को समझने के लिए अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट मैंने कुछ गलत नहीं कह दिया। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। लाइट यानी प्रकाश जो है वो अपने आप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस फिगर को मैं और अच्छे से क्लियर कर सकता हूं। मेरे पास ये रूम है, रूम का कोई भी एक कॉर्नर मैं कंसीडर कर लेता हूं, एक एक्सिस के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, दूसरे एक्सिस के थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करता हूं, तो जो तीसरा एक्सिस होगा उसके थ्रू क्या होगा? प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा।
तो डियर स्टूडेंट बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, ब्रीफ करते हैं हम लोग। कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होगा तो उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और ये दोनों ही जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव है उसके परपेंडिकुलर होंगे। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अगर कोई स्टेशनरी चार्ज है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना सकता है, अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों बना सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बना सकता। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? छोटी सी बात थी, यही ट्रांसवर्स नेचर कहलाती है कि भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन ऑफ डायरेक्शन तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। इसी को हम लोग ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट है, आई होप सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। यही चीजें बार बार हमने यहां पे फिर लिख रखी है, ठीक है। ट्रांसवर्स नेचर को यहां समझा दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम पोलराइज कर सकते हैं, यानी जो इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेक्टर है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब ये पोलराइजेशन क्या होता है आगे पढ़ेंगे, बस अभी इतना समझ लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी पोलराइज्ड। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? अब इसके लिए एक छोटा सा क्या दे रखा है, एग्जांपल दे रखा है, क्या कि भैया जो पोर्टेबल एएम रेडियो है हमारा, अब घरों में नॉर्मली एफएम रेडियो होते हैं, लेकिन पुराना रेडियो अगर हो, पापा की शादी में मिला हो, बाबा की शादी में मिला हो, तो वो एएम रेडियो होता है, प्रोवाइडेड विद ए टेलीस्कोपिक एंटीना। It respond to electric component of the EM electromagnetic signal from the broadcasting station। तो जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर को, किसका इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर, उसको करस्पॉन्ड करता है। तो हम एक टेलीस्कोपिक एंटीना के थ्रू इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेक्टर को क्या करते हैं, अपने सर्किट तक पहुंचाते हैं। सर्किट हमारा रेजोनेंस में आता है, रेजोनेंस में आता है तो हम लोग उसको जो एनर्जी मिलती है उसको एक पर्टिकुलर किसी दूसरे सर्किट को ऑन करने के लिए यूज कर लेते हैं। इस तरह से हमारा एएम रेडियो वर्क करता है या उसमें साउंड आना शुरू होती है। आगे की बातें हैं डियर स्टूडेंट्स, रेडियो की वर्किंग के बारे में कभी मौका लगेगा फिर बताएंगे, अभी सिर्फ इतना ही ब्रीफ। तो आई होप सो आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कंटेंट हमारा बहुत ज्यादा नहीं हुआ। कल यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, तो जिसमें ट्रांसवर्स नेचर को मैंने समझाया है आप लोगों को, इनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है, ये बात मैंने समझाई है। कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, उनको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।